भारत के अंदर संसद की क्या अवधि होगी। ठीक है, 5 साल का जो कार्यकाल है फिक्स है नहीं है, मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, ये हम कल की क्लास में बच्चों डिटेल में कर चुके हैं। फिर मैंने आपको एक आर्टिकल 85 बताया था। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 85 में हमने बात की थी संसद के सत्रावसान की, विघटन की, भंग होने की। ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। नहीं देखो, पता है क्या है, अपने यहाँ पे आपका एक 87वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है, नोट करिए सारे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। 87वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा बच्चों 2003 में। समझ गए। उसके अंदर ये कहा गया था कि अब जो अगला परिसीमन जो होगा, यानी कि जो परिसीमन के आधार पर सीटों का जो बंटवारा होगा, सीटें जो बढ़ेंगी वो 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। समझ गए। ये बात 87वें संवैधानिक संशोधन 2003 में लागू कर दी गई थी कि अब जो परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा सीटों का, यानी कि सीटों का एक किस्म से बढ़ जाना, वो 2026 तक एज इट इज रहेगा। समझ गए। और जो बेस होगा अब की बार डिलिमिटेशन करने का या परिसीमन करने का, वो होगा बेटा हमारा 2001 की जनगणना। समझ गए। अब 2001 की जो जनगणना है वो क्या होगी, आधार वर्ष। हाँ, पहले 1971 वाली थी। ठीक है, और 1971 की तो आज भी है लागू, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ रहे हो आप मेरी बात। राष्ट्रपति महोदय का तो चुनाव होता है, तो सीटों का वो है, वैल्यू होती है, वोट की वैल्यू। अपने यहाँ पे एक आदमी और एक वोट होता है बाकी चुनावों के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में एक वोट की फिक्स वैल्यू होती है। एमपी के वोट की एक अलग फिक्स वैल्यू है, सांसद जिसको कहेंगे, एमएलए के वोट की एक अलग फिक्स वैल्यू है। तो वहां तो आज भी 1971 की जनगणना ही लागू है आधार वर्ष के रूप में। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम जो क्या है वो हमने आर्टिकल देख लिए हैं कल की क्लास के। अब आइए लिखते हैं आज का मोटा मोटा फैक्चुअल डेटा। ठीक है, कल हमने लोकसभा की और राज्यसभा की क्या देखी थी, हमने देखी थी कि किसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हमने बताया था कि हम लोकसभा की बात करें, अगर 2024 से 2029 वाली लोकसभा, जो कि सब लिखिए 18वीं लोकसभा है। ठीक है, इस टाइम भारत के अंदर हम 18वीं लोकसभा में खड़े हैं। ठीक है, और पहली लोकसभा कब थी, 1951-52 के अंदर, जब हमारे नए चुनाव हुए फ्रेश पहली बार, वो तो देश का पहला आम चुनाव था, वो था लोकसभा का पहला कार्यकाल। ऐसे करते करते आज हमारा देश 18वीं लोकसभा के अंदर खड़ा है। समझ गए आप मेरी बात। तो 18वीं लोकसभा चल रही है जी, टाइम इसका 24 से 29 रहेगा। ठीक है, और जब 19वीं लोकसभा आएगी तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा देश में। ठीक है, वो क्या होगा, महिला आरक्षण। समझ गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था हमारा इसी साल। समझ गए, है ना। वो अलग बात है कि अब तक हम सोच रहे हैं कि 2025 से चल रहा है। आपको भी लगता है क्या ऐसा कई बार। देखो 10 दिन हो गए नए साल को आए, वो मैं अब तक ये नहीं मान पाई हूँ कि 2026 आ गया है, 25 से निकलता है मुंह से, है ना। कई दिन रहेगी ये बात। हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है क्या, मैं सोची मेरे साथ ही ऐसा है। कई बार आता है याद कि 25 चल रहा है। तो क्या है, 19वीं जो लोकसभा आ जाएगी तो महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा, हर राज्यों की सीटें भी चेंज हो जाएगी, आंकड़ा भी बदल जाएगा। ठीक है, एससी एसटी की सीटें हैं, ये भी आंकड़ा बदल जाएगा। समझ गए। तो जो आप ये डेटा पढ़ते आ रहे हो 5-6 सालों से लगातार, वो जो हमारी 19वीं लोकसभा उसमें सारा चेंज हो जाएगा। समझ गए। इस टाइम जो है सीटें हैं हमारी एससी और एसटी की, फटाफट से लिखिए, फटाफट से लिखिए। जो हमारा एससी है, शेड्यूल कास्ट, उसकी सीटें हैं हमारी 84। ठीक है, लोकसभा के अंदर क्या, रिजर्व आरक्षित। और जो हमारे एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब, उसकी सीटें हैं 47। समझ गए। और जो एंग्लो इंडियन थे उसकी 2 सीटें थी, उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया 2020 में। ठीक है, समझ गए। लिखिए अब 104वें संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। समझ नहीं आए वो अपना हैंड रेस करके पूछ लेना, शर्माना नहीं है, नए बच्चों को बोल रही हूँ। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो जितनी भी बार।
तक आपके वो चीज दिमाग में नहीं घुसे तब तक, ठीक है। देखिए 2020 के अंदर क्या हुआ, दो चीजें हुई है। पहली तो बेटा आरक्षण को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा आरक्षण, एससी और एसटी का, समझ गए, कहां पे, लोकसभा और विधानसभाओं में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं में, नोट कीजिए ये बात, ठीक है। 2020 के अंदर क्या हुआ, जो आरक्षण है, देखिए पहले आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था, ये हम जानते हैं, ठीक है, 1950 में 1960 तक। फिर क्या हुआ बच्चों, 10-10 साल के लिए हम इसको आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। और फाइनली अब क्या हुआ, 2020 के अंदर इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और वो था क्या, 104वां संवैधानिक संशोधन, पूछा भी जा चुका है बहुत बार, लिखिए 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020। एक चीज तो हुई, आर्टिकल 331 के अंदर जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था 2 सीटों का लोकसभा में, वो हमने खत्म कर दिया जी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, इरिलेवेंट हो गया वो, ठीक है। एक तो ये हटा दिया, और एक क्या, देश के अंदर एससी और एसटी सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये दो चीजें हुई 2020 में इंडियन पॉलिटी के अंदर चेंजमेंट। लिख लिया आप लोगों ने इतना, लिख लीजिए, हाँ जी, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये 100 से लेके 106 तक के करवा दूं आज अमेंडमेंट, लगे हाथ, आप तो टॉपिक कर ही रहे हैं, करवा दूं 100वां संशोधन, 101वां, 102वां, करवा दूं क्या तुमको, ठीक है। चलो तो फिर नई हेडिंग डालो इसी के अंदर, 10 वर्ष 2030 तक, यानी कि इंडिया की, भारत की राजनीति में 2030 तक आरक्षण को लेके अब कोई बात नहीं होगी, समझ गए, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, विद इन 5 मिनट जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अब तक लेटेस्ट, ठीक है, 100 से लेके 106 तक, वो सारे कवर कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। देखिए पहला है हमारा क्या, 100वां संवैधानिक संशोधन, लिखिए फटाफट, ठीक है, 2015 100वां संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश भूमि समझौता, ठीक है, लिखिए बांग्लादेश भूमि समझौता। देखिए क्या हुआ, 1974 से हमारा बांग्लादेश के साथ एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पेंडिंग था, ठीक है, वो जाके फाइनली 2015 में मोदी जी के आने के बाद वो लागू हुआ। तो ये भारत के 100वें संवैधानिक संशोधन में है, ठीक है, और ये 2015 में हमारा क्या हुआ, लागू, ठीक है। ये था 100वां संवैधानिक संशोधन। क्या आप लोगों ने लिख लिया है, यहां भी लिख लिया ना, कि खाली नोट कर रहे हो बस, ठीक है, ना 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 अभी हम करेंगे 101वां संवैधानिक संशोधन। देखिए बड़ी अच्छी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, हम 101 रुपए देते हैं कई बार, तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, हम मानते हैं ना कि भाई 101, 151, 121 ऐसे करके, हाँ हाँ वही, हाँ जी। तो 101वां संवैधानिक संशोधन से हम क्या याद रखेंगे, कुछ पैसे का लेन देन है, हाँ वेरी गुड। तो 101वें संवैधानिक संशोधन के अंदर क्या बना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2016 के अंदर बच्चों ये कानून आया, और भारत के अंदर हमारा क्या 1 जुलाई 2017 के अंदर क्या हुआ, लागू, समझ गए। जीएसटी आया भारत के अंदर 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2016 में, और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक चीज और करवा दूं, बोनस फैक्ट, क्या जोड़ा गया संविधान में, ठीक है, लिखिए आर्टिकल 279A, ठीक है जी, ये भारतीय संविधान में जीएसटी की वजह से ऐड हुआ। दिमाग की तुम्हारे आज पर्दे खुल जाएंगे, आज की क्लास लगा लोगे तो, ठीक है, जो बंद थे ना अब तक वो खुल जाएंगे। आर्टिकल 279A ऐड हुआ जी, और क्या हुआ इसके अंदर ऐड क्या लिखा गया, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी परिषद, आर्टिकल 279A, समझ गए आप, ये भी लिख देती हूं, जीएसटी काउंसिल, परिषद हिंदी में लिख देती हूं, ठीक है।
आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 लागू हुआ पूरे भारत में 1 जुलाई 2017। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया है। आगे चलूं, देखिए अध्यक्ष होता है जी वित्त मंत्री, ठीक है, और उसके अंदर मेंबर कौन होते हैं? जितने भी राज्य हैं अपने यहाँ, कितने राज्य हैं बताओ? हाँ, उन सबके जो वित्त मंत्री हैं। जैसे हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है जरा बताना, मेरे को नहीं पता। मुख्यमंत्री है, पक्की बात है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हरियाणा में मुख्यमंत्री के पास? हाँ, गृह मंत्री भी वही है। पहले कौन था गृह मंत्री? हाँ अब की बार नहीं है ना। ठीक है, चलिए, तो विच की वो पावर कम हुई है। ठीक है, तो उनके पास क्या क्या है? हरियाणा के सीएम के पास कौन कौन से मंत्रालय बताओ जरा, तुम अपने आप में हरियाणा जी के पढ़ते हो। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और पुरातत्व विभाग, कराधान भी उन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, वो सारे जो वित्त मंत्री होते हैं राज्यों के, वो उस मेंबर के अध्यक्ष होते हैं, मतलब काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। उनकी मीटिंग भी होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब बात करें 102वें संवैधानिक संशोधन के अंदर, 102वां हेडिंग डालो, 102वां संवैधानिक संशोधन, 102 नहीं, 102वां संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आपने ओबीसी के बारे में सुना होगा ना, ओबीसी आरक्षण। हाँ, लेकिन इसमें ओबीसी आयोग है। ठीक है, देखिए 2018 के अंदर 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा देश के अंदर, है ना, ओबीसी आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। समझ गए? हाँ, क्या ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, समझ गए? ये वो अमेंडमेंट है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए। समझ गए? और आप जानते हो, आपने पेपर दिए होंगे तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 ओबीसी कमीशन को क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, अभी आएंगे 103। देखिए अच्छी ट्रिक बताती हूँ, EWS 3 है ना इसके अंदर, तो क्या हो गया 103। ऐसे देखो, ट्रिक वैसे तो काम नहीं करती लेकिन गैस काम करता है चीजों को, है ना। तो 103वां संवैधानिक संशोधन क्या है? EWS आरक्षण से जुड़ा हुआ। ठीक है, 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारा EWS आरक्षण है, ठीक है, जो आर्थिक आधार है हमारा, आर्थिक आधार पर, हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको क्या कर दिया गया? 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठहराया? वैध। ठीक है, तो ये है 103 के अंदर EWS। क्या लिख लिया आपने इतना? हाँ जी, ये होता है हमारा क्या, 2019 के अंदर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे 20 के 2। ठीक, नोट कर रहे हो साथ साथ? चलिए जी, अभी अपन बात करते हैं 104वें संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के बारे में, जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही करवाया है। ठीक है, अभी आप बताओ क्या हुआ इसमें? 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है जी, क्या हुआ उनका? एंग्लो इंडियन का खत्म हो गए या उनका आरक्षण खत्म हो गया? तुम तो बड़ी शॉर्ट फॉर्म में चलते हो भाई। 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, उनकी जो आरक्षण, जो हम उनको जो क्या है, वो 2 सीटें थी लोकसभा के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। एक बात, दूसरी बात क्या हुई? हाँ जी, हाँ जी, 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करेंगे 105वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। ठीक है, हमारा 20, ठीक है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, माइंड मत करना। देखिए 105वें संवैधानिक संशोधन के अंदर क्या हुआ? आज से कुछ साल पहले तक राज्यों को ये छूट थी कि वो अपने यहाँ के ओबीसी को अपने अनुसार आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि कौन सी कास्ट
किस राज्य के अंदर ओबीसी में आएगी या ओबीसी से बाहर रहेगी, ये डिसाइड करने की पावर राज्यों के पास थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, सेंटर ने राज्यों की उस पावर को निलंबित कर दिया। ठीक है, फिर कई मुद्दे हुए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण को लेके, या आपके राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण सुना होगा आपने राजस्थान के अंदर। अब तो जाट है, जाट हमारे यूपी में तो ओबीसी में आते हैं और हरियाणा में जनरल में आते हैं, तो ऐसा क्यों? ठीक है, हरियाणा के अंदर जाट जनरल में आएंगे और यूपी के अंदर जाट ओबीसी में आएंगे, तो ऐसा क्यों है? एक ही कास्ट अलग अलग कैटेगरी में क्यों है अलग अलग राज्यों के अंदर? तो वो है आपका आर्टिकल, आपका 105वें संवैधानिक संशोधन की बात। देखिए 105वें संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा केंद्र सरकार ने ओबीसी के अंदर जो लिस्ट, जो सूची होती है ओबीसी की, वो जो शक्ति है राज्यों की ओबीसी कैटेगरी के अंदर कास्ट को ऐड करने की, अपने यहाँ के अनुसार उस शक्ति को बहाल कर दिया। समझ गए? यानी कि अब राज्य अपने यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। ये बात थी मोटा मोटी आपके 105वें संवैधानिक संशोधन में। क्या आपको समझ में आई? ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करेंगे हम 106वें संवैधानिक संशोधन के बारे में, जो कि हमारा 2025 में आया, लेटेस्ट है। समझ गए? हाँ, तो इसके अंदर क्या हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि 105वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या हुआ, महिलाओं को राजनीति के आरक्षण, राजनीति के अंदर क्या दे दिया गया, आरक्षण, विधानसभाओं और विधान परिषदों में 15 वर्षों के लिए। तो ये थे आपके लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, समझ गए? ये मिला है आपका 33%। ठीक है, जो पंचायतों के अंदर भी मिल चुका है पहले। तो ये थे हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लिखिए पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए इस टाइम भारत के अंदर जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 15वें या 14वें? अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? 36। बड़ा ही गलत डेटा है आपका। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? देखिए लेटेस्ट से चलते हैं। इस टाइम 2025 के अंदर हमारे नए राष्ट्रपति जो क्या वो चुन के आए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। समझ गए? और ये हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये क्रम लिखिए, ये पेपर में पूछा जाता है। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अभी ये बड़ा न्यूज में भी रहा है। ठीक है, और 15वें नंबर के ही हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। 2022 से जो क्या है ये हमारे पद पर भारत के अंदर कार्यरत है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बताइए। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ये है हमारे 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पीएम 15वें नंबर के नहीं है, आपने थोड़ा सा डेटा क्या कर दिया, मिसमैच। भारत के अंदर इस टाइम जो प्रधानमंत्री हैं वो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 14वें नंबर के पीएम हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के ही उपराष्ट्रपति हैं, और 17वें नंबर के हमारे पास क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष। एक और फैक्ट लिख लीजिए, भारत के अंदर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो कौन है, पहले तो ये बताओ। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और काम का भी है। लोकसभा उपाध्यक्ष, देखिए जी 2019 से भारत में लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा है। ठीक है, यानी कि इस टाइम इंडिया के अंदर करंट टाइम पे कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर बैठा ही नहीं है, क्योंकि है ना भारत के अंदर हमारे रीति रही है कि अध्यक्ष तो होगा
जिस पार्टी की सरकार होगी उससे जी, और उपाध्यक्ष होगा विपक्षी दल से। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा विपक्ष की जो स्थिति है इस टाइम इतनी मजबूत नहीं है। कहाँ है, लगातार 2 बार तो अपने यहाँ विपक्षी दल का नेता ही नहीं था कोई, क्योंकि 10% सीटें भी नहीं आई। ठीक है, हाँ, अब जाके 98 सीटें आई हैं कांग्रेस की, तब जाके राहुल गांधी जी को विपक्ष के जो क्या वो नेता के रूप में मान्यता मिली है। बट लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का जो पद है 2019 से खाली है, और भारत के अंदर ये इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टाइम है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली पड़ी हो। समझ गए? हाँ, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डैश, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से आप सारे नेता और कर लीजिए एक बार, कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है। लिखिए, लोकसभा के अंदर पक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और विपक्ष का नेता मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन। समझ गए? पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता दोनों सदनों की मैं आपको करवाऊंगी, यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा। देखिए, लोकसभा के अंदर जो पक्ष का नेता है वो 99% पीएम होता है जी। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पीएम चाहे तो किसी और व्यक्ति को भी लोकसभा के अंदर क्या सरकार के नेता के रूप में या सदन के नेता के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, बट इस टाइम इंडिया के अंदर जो हमारे पीएम मोदी हैं वही लोकसभा के नेता हैं सदन के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीएम मोदी। विपक्ष का नेता राहुल गांधी, 98 सीटें आई हैं कांग्रेस की। ठीक है, इस टाइम 2024 की 18वीं लोकसभा के अंदर। समझ गए? अब बात करेंगे राज्यसभा के अंदर कौन है पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता। फटाफट से लिखिए, फैक्चुअल डेटा है। यस, हाँ हाँ, लोकसभा का, हाँ, क्योंकि रिपीट हुआ है ना, ओम बिरला जी हैं, देख लो आप, रिपीट हुआ है। जैसे पीएम रिपीट हुए ना, आपने देख लो 14 से पीएम है सेम। ठीक है, ऐसे ही तो लोकसभा का जो आपका राज्यसभा के अंदर पक्ष का नेता है वो है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, देखा होगा आपने इनको न्यूज में। जेपी नड्डा, ठीक है। विपक्ष का नेता है हमारे यहाँ राज्यसभा के अंदर क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके पास एक और पोस्ट है, हाँ जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये अब की बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये मैं आपको फैक्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि भारत के अंदर विपक्षी दल का जो नेता है वो पोस्ट एग्जिस्ट करती है। समझ गए? हाँ, तो एक फैक्ट और लिखिए, इंडिया के अंदर 1997 के अंदर, समझ गए, भारत के अंदर 1900 आपका 1977 है, एक मिनट, हाँ जी, 1977 के अंदर विपक्ष का जो नेता है उस पद का क्या किया गया था, सृजन। ठीक है, और संविधान के अंदर लिखा गया अमेंडमेंट करके कि 10% सीटें किसी भी पार्टी की आती हैं, सरकार जिसकी बनेगी उसके अलावा, तो उसके जो अध्यक्ष को हम क्या करेंगे, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देंगे। ठीक है, तो विपक्ष का नेता का जो पद है ये जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ा था। ठीक है, और ये 10% सीटें यानी कि 55 सीटें होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपको विपक्ष का नेता जो टैग है वो मिलेगा, और एक कैबिनेट मंत्री के समान आपको सुविधाएं मिलेंगी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के अंदर कई बड़े बड़े आयोगों के अध्यक्षों का चुनाव होता है, जैसे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव, जैसे कि लोकपाल का चुनाव। ठीक है, जैसे कि अब 2025 के अंदर भारत के चुनाव आयोग को चुनने के लिए नई कमेटी बनी है, उसके अंदर भी विपक्ष के नेता को स्थान दिया गया है। समझ गए आप? ठीक है, तो इसलिए विपक्ष के नेता की जरूरत पड़ती है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे वो आपका ये लोकपाल का चयन हो, लोकपाल लोकायुक्त जानते हो क्या आप, भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो संस्था बनी है भारत के अंदर। हाँ, ऐसे ही जो हमारे चुनाव आयोग का अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको बोलेंगे, हाँ, उसकी नियुक्ति में भी अब विपक्ष के नेता का प्रावधान ऐड कर दिया गया है। समझ गए? तो ये थे सारे
नेताओं के बारे में इंफॉर्मेशन, ये वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अभी बात करेंगे संरचना के बारे में, लोकसभा की और राज्यसभा की। दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एक तो अधिकतम और एक वर्तमान में क्या है। ठीक है, समझ गए। अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक कितनी सीटिंग हो सकती है, एक तो वो डेटा है हमारे पास। दूसरा करंट में क्या है, वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो संरचना का मतलब कि संस्था के अंदर कितने मेंबर हैं, कौन किस प्रकार चुन के आता है, कौन सी राज्यों से है, कौन यूटी से है, वो सारा डेटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो एक तो अधिकतम और एक आपका क्या वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, अगर हम बात करें हमारी लोकसभा की, तो अपने पास 550 बंदों की अधिकतम सीटिंग है, सदस्यों की। दो हट गए हैं, ये मैंने बता दिया, हाँ एंग्लो इंडियन, समझ गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं जी, 543। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे राज्यसभा की। अपने पास करंट जो सीटिंग है, मतलब अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के, वो हो सकते हैं 250। ठीक है, अभी वर्तमान में अपने पास कितने हैं, 245, 238 प्लस 12, ये बनेगा 250 अधिकतम। लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है, पहले आप ये डेटा नोट करो, उसके बाद बताती हूँ। देखिए जी, ये राज्यसभा की करंट सीटिंग है। 225 जो मेंबर हैं राज्यसभा के अंदर इस टाइम पे, वो है राज्यों से, समझ गए। 8 जो मेंबर हैं राज्यसभा के अंदर, वो है यूटीज से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। और यहाँ पे फैक्ट और लिखिए आप, भारत के अंदर केवल 3 ही यूटी ऐसी हैं जिनको राज्यसभा के अंदर क्या है हिस्सा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नया ऐड हुआ है, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम के बाद। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, 8 के अंदर आपकी सिर्फ 3 यूटी शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। और ये 12 वो बंदे हैं जो नॉमिनेट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी उनको मनोनीत करता है। 4 बेसिस बताए थे मैंने आपको, फटाफट से रिवाइज करो, कौन से 4 बेसिस हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। क्या इसके अंदर खेल भी शामिल है, हाँ, बस यही मैं पॉइंट कंफर्म करना चाहती थी। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या राज्यसभा की वर्तमान सीटिंग इस टाइम पे जो है। पेपर के अंदर आपकी ये पूछी जाएगी, ठीक है, अगर एमसीक्यू बनेगा तो। अधिकतम सिर्फ आपको बताने के लिए कि कितने सदस्य हो सकते हैं, समझ गए। अभी हम बात करेंगे हमारी लोकसभा के बारे में। क्या आपने राज्यसभा की सीटिंग को लिख लिया है, आगे चलूं? ठीक है जी, अब बात करेंगे इन 543 सदस्यों के बारे में, कैसे क्या है इनका स्टेटस। लिखिए 543 अधिकतम सदस्य। पांच सौ 24 तो सदस्य हैं अपने पास इस टाइम लोकसभा के, वो बच्चों चुन के आए हैं राज्यों से। ठीक है, यानी कि 28 राज्यों से 524 इस टाइम पे कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, और 19 जो है अपने पास वो क्या है यूटीज से, समझ गए। तो ये होगी स्टेट्स के, यानी कि राज्यों के, और ये हो गए यूटीज के, यानी कि हमारे क्या यूनियन टेरिटरीज के मेंबर। तो इस टाइम क्या है 543 सदस्यों की हमारे पास करंट सीटिंग है, समझ गए। लेकिन 2029 की जो हमारी क्या है 19वीं लोकसभा होगी, उसके अंदर ये सारी सीटिंग हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कारण मैं आपको बता चुकी हूं, पहला तो परिसीमन होगा, नई सीटें आएंगी। दूसरा महिला जो आरक्षण है वो भी लागू हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डेटा फिलहाल आप अपने नोटबुक के अंदर इत्मीनान से नोट कर लीजिए। इतना आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है जी। सर अभी परिसीमन की बात पता चलेगा, लेकिन जो लोकसभा बनी है उसके अंदर 700 से 800 सीटों की सीटिंग बनाई गई। हाँ जी, ठीक है। तो अभी बात करेंगे हम, ठीक है, 888 और 384, ये लिख लीजिए आप नई सीटिंग, ये लोकसभा की और ये राज्यसभा की 2029 के बाद, ठीक है, यानी कि आफ्टर डिलिमिटेशन इन इंडिया। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के अलग अलग देशों में संसदों का अलग अलग नाम है और ये पूछते हैं वनडे एग्जाम में। तो भारत का और अमेरिका का तो हमने कर लिया था, आज हम देख लेंगे जर्मनी, जापान और रशिया, इन तीनों देशों के अंदर संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो अपने यहाँ क्या कहेंगे संसद को, पार्लियामेंट या संसद, ठीक है, जिसके 2 सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है। हाँ, कमाल की बात यह है कि आज आप जिसको लोकसभा और राज्यसभा कहते हो, ठीक है, ये नाम हमारे 1954 में आए हैं, समझ गए। निम्न सदन का नाम होगा लोकसभा और उच्च सदन का नाम होगा राज्यसभा, ये फिक्स हुआ था हमारा 1954 में। नोट करो ये बात भी, फैक्ट है ये, ठीक है। यानी कि आरएस और एलएस जो नाम है ये 1954 में दिए गए थे, इससे पहले हम निम्न सदन और उच्च सदन ही बोलते थे, ठीक है। उच्च सदन को बोलते थे राज्यों की परिषद, समझ गए। तो अभी बात करेंगे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान की संसदों का क्या नाम है। देखिए यूएसए की संसद को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस बोलते हैं। और उसके 2 सदन है, क्या, एक तो सीनेट जो कि ऊपरी सदन है, अपने यहाँ पे क्या है ऊपरी सदन, हाँ वेरी गुड। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका की जो सीनेट है वो दुनिया की जितनी भी सीनेट है, यानी कि जो उच्च सदन है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, समझ गए। अमेरिका की जो सीनेट है, यानी कि जो अमेरिका की राज्यसभा है, उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अपर हाउस माना जाता है, ठीक है। और सबसे कमजोर किसको माना जाता है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड को, समझ गए। भारत का ना तो कमजोर है ना जो है वो शक्तिशाली है, बीच का है। हमारी जो राज्यसभा है वो इतनी पंगु भी नहीं है कि लोकसभा को कंट्रोल ही ना कर सके, और वो इतनी पावरफुल भी नहीं है कि लोकसभा को कैप्चर कर ले, ठीक है। कई मामलों में राज्यसभा को इतनी भी पावर है कि वो लोकसभा को भी बाईपास कर सकती है, जैसे आर्टिकल 312, आर्टिकल आपका 349, समझ गए। और कई मायनों में पंगु भी है, जैसे वित्त विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल के ऊपर तो सारी की सारी पावर कहाँ चलेगी, लोकसभा के पास, ठीक है। तो अपन बीच में है, समझ गए। तो कांग्रेस बोलते हैं सीनेट और आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सीनेट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, समझ गए जी। लिख देती हूं यहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब बात करेंगे यूके की, हमने बात कर ली है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं, डाइट, ठीक है। और ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज, जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, डाइट। लेकिन इंडिया के अंदर डाइट बिल्कुल एक अलग वर्ड है, ठीक है। कुछ टाइम पहले अपने यहाँ पे बीएड कॉलेजेस हुआ करते थे, बीएड कॉलेज हरियाणा के अंदर सेपरेट, तो उनको डाइट बोलते थे, जैसे डाइट बिरी कला हो गया, डाइट बूंद कला हो गया, ठीक है। हाँ, तो आप टर्म याद कर लो, जापान की संसद को अपन डाइट बोलते हैं,
ठीक है। अब लिखिए आप जर्मनी की संसद को क्या बोलते हैं। देखिए जर्मन भाषा का एक शब्द है बुंडेस्टांग, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, लिखूंगी बोर्ड के ऊपर। जर्मनी भाषा का एक शब्द है, वो है आपका बुंडेस्टांग। मैं क्यों बता रही हूं, ये आ चुका है इसलिए बता रही हूं, ठीक है। जर्मनी की जो संसद है, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, बुडेनस्टांग। और ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना होगा। और रूस की संसद को बोलते हैं फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। रूस की संसद को हम ड्यूमा भी बोल देते हैं, और जो क्या है वो फेडरल असेंबली भी बोल देते हैं, ठीक है। ड्यूमा रशियन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। चलिए, डाइट, बुंडेस्टांग, फेडरल असेंबली, इसका मैंने करवा दिया आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कभी कभार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली इसी फैक्चुअल डेटा के ऊपर क्या है, फोकस। क्या, यूके को बोलते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लिख देती हूँ कोई बात नहीं। हाउस ऑफ कॉमन ये नाम है, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, अब इसकी हिंदी मत करने लग जाना। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, समझने के लिए बता दूं, हाउस ऑफ कॉमन है अपनी यहाँ की लोकसभा के जैसे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अपने यहाँ की राज्यसभा के जैसे, ठीक है। चलिए, जितने फैक्ट थे आज के वो हमने कर लिए हैं। अभी हम बात करेंगे लोकसभा की कार्य प्रणाली के ऊपर, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, ठीक। कल मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 सत्र होते हैं जी, और आप लोगों ने जवाब भी दिया था। एक तो होता है फेब के अंदर जो आता है, साल का सबसे बड़ा सत्र, जिसको हम बोलेंगे बजट सत्र, ठीक है। एक मैंने बताया था आता है मानसून सत्र, जून जुलाई के बीच में। एक मिनट, मानसून सत्र। एक मैंने कहा था शीतकालीन सत्र, जो कि अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, सबसे छोटा होता है ये, 20 से 25 दिन का होता है मैक्सिमम। अब क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है भारत की संसद के अंदर 2 बार, ठीक है। पहला तो जब भी एक नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, नया वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट होता है, और दूसरा जब नई फ्रेश न्यूली लोकसभा चुन के आती है, ठीक है। तो भारत की संसद के अंदर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है 2 मौकों के ऊपर। एक तो हर साल जब क्या है हमारे जो क्या है वो पहली बैठक होती है, जिस दिन पूरे साल की, यानी कि बजट सेशन का पहला दिन, उसकी शुरुआत होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, एक बात। दूसरी, जब हमारी 5 साल के बाद न्यू लोकसभा इलेक्ट होके आती है, तब तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है 2 मौकों पर होता है। पहला तो जी होता है नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर, और दूसरा होता है नई लोकसभा जब चुन के आती है फ्रेशली तब, ठीक है। तो अब जो हमारा जानते हो फरवरी के अंदर भारत का बजट सेशन आने वाला है, तो बजट सेशन का जो पहला दिन होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से उसकी शुरुआत होगी। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देके उसको खत्म करेंगी, 2 दिन तक उस पर चर्चा होगी, उसको हम बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, समझ गए। विपक्ष के और पक्ष के दोनों मेंबर मिलके उसके बिल के ऊपर बात करते हैं। अक्सर ही देखते हैं विपक्ष वाले उसकी आलोचना करते हैं और पक्ष वाले उसकी तारीफ करते हैं। क्यों, क्योंकि इन रियल जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है वो पूरे वर्ष भर, पिछले वर्ष सरकार ने क्या किया, अगले वर्ष में सरकार क्या करेगी, इसका मोटा मोटा ड्राफ्ट होता है। यानी कि वो जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है उसका राष्ट्रपति जी से कोई लेना देना होता ही नहीं। हाँ ठीक है, इसीलिए नहीं होता लेना देना क्योंकि राष्ट्रपति जी अपने यहाँ पे नॉमिनल हेड हैं, मतलब कि नाम मात्र की अध्यक्ष है। वास्तविक अध्यक्ष अपने यहाँ कौन होता है, मंत्री परिषद का वास्तविक मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री, समझ गए, ठीक है।
राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, फिर उसके ऊपर 2-3 दिन तक चर्चा चलेगी, धन्यवाद प्रस्ताव चलेगा, फिर वो पास हो जाएगा। और पास होना होता ही है, समझ गए। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक आर्टिकल हमारा 75 है, नोट करो। भारतीय संविधान में एक अपना आर्टिकल 75 है, अनगिनत बार इस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, अनगिनत बार। आर्टिकल 75 भारत के संविधान में क्या है, एक सिद्धांत है, उसको हम बोलेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आर्टिकल 75 बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब पीएम और उसकी कैबिनेट, ठीक है, और राष्ट्रपति जी को भी ऐड कर ले, क्योंकि वो बलाय नाम मात्र की है बट कार्यपालिका का हिस्सा तो है। कार्यपालिका जो है बच्चों, वो क्या है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, समझ गए। यानी कि जब तक लोकसभा के अंदर सरकार को विश्वास प्राप्त है तब तक सरकार चल रही है, जिस दिन लोकसभा से आपका सपोर्ट गिर जाएगा सरकार भी गिर जाएगी, समझ गए। तो लोकसभा के अंदर आपकी मेजोरिटी सबसे बड़ी बात है संसदीय शासन प्रणाली की। आपकी सरकार तब तक ही है जब तक आपके पास निचले सदन में क्या है, सपोर्ट, विश्वास कह लो आप उसको बहुमत कह लो, आप उसको मेंबरशिप कह लो, ठीक है। तो ये लिखा है बकायदा आर्टिकल 75 में, और आर्टिकल 75 बात करता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की। ये हमारी देश की संसदीय शासन प्रणाली की जड़ है, नींव है, बेस है, समझ गए, ठीक है। मैंने अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात की है, ठीक है, कि साल में 2 बार होता है। ये लिखा है हमारा बच्चों आर्टिकल 86 में, इसको भी नोट कर ले, ठीक है। संसद वाले टॉपिक से जितने आप आर्टिकल सुन रहे हो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2 ही तरीके से आता है, या आर्टिकल पूछ लेंगे या उस आर्टिकल में क्या लिखा है ये पूछ लेंगे। तीसरा तरीका आता है स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर, वो क्या है, ये पूछ लेंगे कि ये आर्टिकल कब ऐड हुआ, समझ गए। तो 3 तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं संसद वाले टॉपिक से। नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला तरीका तो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा जाता है, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा तरीका कि ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है या ये बात कहां से आई। तीसरा तरीका कि कब ये चीजें ऐड हुई, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ऐड हो जाएंगे, जो कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझ में आया है, आपको नहीं आया ये बताइए पहले तो। ऊपर से तो नहीं जा रहा, जा रहा है, किसके जा रहा है ऊपर से, हाँ जी आर्टिकल 86, ठीक है, इतना लिख लिया हम लोगों ने। अभी बात करते हैं हम क्या, कुछ बचे हुए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि कल हमारे डिस्कस नहीं हुए थे, ठीक है। आते ही हमने बात की बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की, ठीक है, बात की ना। ये बताया कि उपाध्यक्ष तो कोई है नहीं और लोकसभा के अध्यक्ष है ना ओम बिरला हैं, लगातार बने हुए हैं। 14वें नंबर सॉरी आपके 17वें नंबर के क्या हैं अध्यक्ष। तो एक हमारा आर्टिकल 93 है, ठीक है। आर्टिकल 93 बात करता है लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, यानी कि लोकसभा के अंदर क्या होगा, एक चेयरमैन। ये आर्टिकल 93 बात करता है। अब थोड़ा सा इन अध्यक्ष महोदय के बारे में बात करेंगे। देखिए क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, क्लास टीचर की। क्लास टीचर नहीं है तो मॉनिटर की, ठीक है। तो ऐसे ही आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, एक किस्म से क्लास टीचर, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष बहुत ही बड़ा संसदीय पद है भारत के संविधान के अंदर, जो कि आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 मिनट इन अध्यक्ष महोदय के बारे में बात करेंगे। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, संसद के अंदर अनुशासन बनाए रखना, कार्रवाई को स्मूथली चलाना, सबको अपनी बात कहने का मौका देना, ये काम होता है जी अध्यक्ष का, ठीक है। अब इन अध्यक्ष के पास कुछ स्पेशल पावर है, कुछ ड्यूटी है जो सिर्फ इनके पास है, बाकी के पास नहीं है, उसके बारे में लिख लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा है धन विधेयक,
अब इसका आर्टिकल बता सकते हैं आप? 112 में तो हमारा वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि संविधान में कहीं नहीं लिखा बजट शब्द, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो 112 के अंदर आपका बजट है, लेकिन आपका आर्टिकल 110 और आर्टिकल 109, ठीक है। देखिए आर्टिकल 110 बात करता है धन विधेयक के बारे में, लेकिन आर्टिकल 109 बात करता है धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। समझ गए? मेरे क्वेश्चन आया हुआ था कि टीजीटी चंडीगढ़ के अंदर मैंने देखा धन विधेयक, तो मैंने सीधा आर्टिकल 110 पे टिक कर दिया और मैं अपने आप में खुश होगी कि मेरा क्वेश्चन सही है। आके देखा मैंने तो एक्चुअल में पेपर वाले ने पूछा हुआ था धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। समझ गए? तो प्रक्रिया 109 के अंदर है और धन विधेयक क्या होते हैं ये 110 के अंदर है। दोनों ही आर्टिकल आपको क्या है अच्छे से याद होने चाहिए और इनके बीच का अंतर भी। अब क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष की 3 पावर है, 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति धन विधेयक का निर्णय, धन विधेयक, ठीक है। कोई विधेयक या कोई बिल, ठीक है, या कोई भी जो क्या है प्रस्ताव, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो जिम्मा है या जो इसकी फाइनल आइडेंटिफिकेशन है वो लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में है जी। समझ गए? यह निर्णय कौन लेता है निम्न में से बताइए कि कौन सा बिल धन बिल है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्या ये फैक्ट आप लिख रहे हो? ठीक है, हाँ जी। अब दूसरी पावर, मान लो लोकसभा के अंदर वोटिंग हो रही और क्या है आपका क्या हो गए किसी एक मुद्दे के ऊपर दोनों वोट बराबर हैं, ठीक है। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? निर्णायक मत बोलते हैं। मान लो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, दोनों टीमें बराबर हैं, टाई, हाँ जी टाई। मान लो जब मामला टाई पे फंस जाए तो क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। समझ गए? वैसे लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी वोटिंग नहीं करता लोकसभा की कार्रवाई के अंदर, ये भी लिखो। लेकिन जब मामला टाई हो जाए, है ना, समझ गए, उस स्थिति के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को यानी कि चेयरमैन साहब को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। 2, तीसरी पावर क्या है इनकी? इनकी तीसरी पावर है कि संसद के अंदर जो सदस्य हैं, ठीक है, कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई के दौरान सदस्यों के ऊपर आपका अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार, यानी कि सस्पेंशन, जिसको हम बोलेंगे कार्रवाई से भगा देना। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि किसी विधानसभा के अंदर कोई सदस्य क्या कर रहे थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट, हाँ जी, वही समझ गए आप भी। फिर तो उनको क्या कर दिया गया, कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया पूरे सदन तक के लिए, सेशन चलेगा तब तक। तो ये भी जो पावर है किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये फैक्ट आई एम श्योर आपने लिखे भी होंगे, कल आपसे मैं ये फैक्ट ओरली सुनूंगी, ठीक है। 86 के अंदर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, ओके।